हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाभी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में आज का ये वीडियो मैथ्स का लेकर के आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम चला रहे हैं और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल सीटेट में रिपीट होते हैं और पिछली कई सीटेट्स में कई बार आ चुके हैं। ठीक है, ट्रिक्स के साथ आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। सब्जेक्ट पेडागॉजी को सॉल्व करने का यही बेस्ट तरीका है मेरे अकॉर्डिंग और मैंने इसी तरीके को फॉलो करके 126 मार्क्स स्कोर किया था अपने सीटेट दिसंबर में। यानी कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप भी सीटेट में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा आप स्कोर कर ले जाएं। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ये पूछना चाह रहा है कि थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को। ये पूछना ये चाह रहा है कि जो आकृतियाँ पढ़ाई जाती हैं प्राथमिक स्तर पे, उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में प्राथमिक स्तर पे नहीं पढ़ाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है प्रतिरूप यानी पैटर्न। तो आपने छोटे छोटे बच्चों की अगर किताबें देखी हो तो उन्हें पैटर्न ज़रूर पढ़ाए जाते हैं कि एक स्क्वायर, फिर एक ट्रायंगल, फिर एक सर्कल आ रहा है, अगला कौन सा आएगा, इस तरह का तो ये पढ़ाया जाता है, तो ये तो सही है। उसके बाद अगला बात कर लेते हैं कोण। कोण जो है वो जब रेखाएं बता दी जाती हैं तो उसके बाद थोड़ा सा उच्च कक्षा में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें चारों ऑप्शंस को देख लेना है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं सममिति यानी सिमेट्री। ये भी जाहिर सी बात है पढ़ाई जाता है प्राइमरी लेवल पे। और अगला है चौपड़। चौपड़ भी पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे। तो ये तीनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और कोण ऐसा है जो नहीं पढ़ाया जाता है, इस वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही है भी। कोण जो है वो कक्षा 6 वगैरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करती हैं। यानी कि जो गणितीय खेल होते हैं, पहेलियाँ होती हैं, वो किस में मदद करती हैं। पहला है गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, तो ये पॉजिटिव आंसर है। मैंने हमेशा कहा है सीटेट में जो पॉजिटिव आंसर होता है वो सही होता है, तो ठीक है, ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये सही हो जा रहा है। आगे और भी ऑप्शंस है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में सहसंबंध स्थापित करने में, ये भी सही बात है कि एनसीएफ ने ये कहा है कि सहसंबंध स्थापित कीजिए आपके डे टू डे लाइफ से, हर सब्जेक्ट का, गणित का भी, ईवीएस का भी, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। गणित को आनंददायक बनाने में, तो ये भी सही बात है कि गणित से बच्चे भागते हैं, इस वजह से उसको आनंददायक बनाने के लिए पहेलियाँ वगैरह उसमें इंक्लूड की जाती हैं, तो ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला है समस्या समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही है। यानी कि समस्या समाधान के जो कौशल हैं, अगर आप पहेलियाँ देंगे तो समस्या दे रहे हैं ना बच्चे को, उसका वो समाधान करेगा तो उसका एक कौशल डेवलप होगा कि कैसे समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये चारों सही है। अब हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में ए, बी, सी और डी चारों दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन है ए, बी और सी, ए, बी, सी और डी, ए और बी या ए और डी। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने ऊपर बात किया, जब चारों सही हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जिसमें ए, बी, सी और डी चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट माने गए हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसी के साथ वो क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। वो देखने में लगता है ना, समांतर चतुर्भुज जो है वो उनको लगता है कि इसका क्षेत्रफल अधिक है, और आयत दिया हुआ है उनको लगता है कि अरे इसकी तो लेंथ छोटी है या ब्रेथ छोटी है, तो इस वजह से ये नहीं है। तो पूछना ये चाह रहा है कि आपको वो कैसे समझाएंगे, आप उन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि ये जो तुम सोच रहे हो ये गलत है और दोनों समान है। तो उसके लिए 4 तरीके दिए हुए हैं। पहला, कागज़ मोड़ने के प्रयोग से, यानी कि आप कागज़ मोड़ करके दिखाएंगे एक लेवल का, लेकिन बच्चे उस पर मानने को तैयार नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। ठीक है, और है पैमाने के प्रयोग से। पैमाना तो भाई आप नाप करके, अगर बच्चे जान ही जाते तो पहले ही नाप लिए होते, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला है जियो बोर्ड के प्रयोग से, ये भी वही चीज़ है। जियो बोर्ड भी एक तरह से पहली बात तो सुलभ नहीं है, सुलभ है तो बच्चे जो है उसको जल्दी ग्रैप्स नहीं कर पाते हैं।
और चौथा है आलेख यानी कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो अब इसमें देखिए खास बात क्या है, क्यों ये मैं तो पहले ये बता दूं कि आपको ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पे आप बताएंगे कि एक आप रेक्टेंगल बना दो, ये हो गया रेक्टेंगल, और एक आप कहेंगे समांतर चतुर्भुज बना दो, तो वो समांतर चतुर्भुज ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक, तो आप बच्चों को ये कहेंगे कि इसमें काउंट करो कितने सर्कल्स का यूज़ हुआ और इसमें काउंट करो कितने स्क्वायर्स का यूज़ हुआ, माफ़ कीजिएगा, कितने स्क्वायर्स का यूज़ हुआ, और इसमें समांतर चतुर्भुज में काउंट करो कितने स्क्वायर्स का यूज़ हुआ। दोनों में समान नंबर ऑफ स्क्वायर्स का यूज़ होगा। इससे क्या है, बच्चे समझ जाएंगे कि बराबर क्षेत्रफल ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक, हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में जिसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। आप अगर ये पूरी सीरीज़ फॉलो कर लेते हैं सीटेट तक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुके होंगे, और इनमें से क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो आपको बिना किसी झिझक के आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं अगला, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब एनसीएफ से क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं, और गणित का उद्देश्य पूछ रहा है, कभी पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूछ देता है, कभी हिंदी भाषा का उद्देश्य पूछ देता है, इंग्लिश भाषा का उद्देश्य पूछ देता है। तो ये उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये गणित शिक्षण का उद्देश्य पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन को मैंने कहा है बार बार कि बहुत ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि ये गलत हो जाते हैं, बहुत नंबर खाते हैं। ऑप्शन ए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अब देखिए, प्राथमिक स्तर पे बच्चों को मूर्त चीज़ों से सिखाना चाहिए। ये मैंने बाल विकास में भी डिस्कस किया हुआ है और अन्य सब्जेक्ट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। उनको अपने सामान्य जीवन से जोड़ना चाहिए। जब प्राथमिक स्तर पे बच्चों को आप अमूर्त चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, उच्चतर चीज़ें पढ़ाने लगेंगे, तो उनका मोह भंग हो जाएगा उस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। गलत का मतलब यही है कि नहीं जहाँ पूछा है तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन अब हमें यहीं रुक नहीं जाना है। हमें करना क्या है, हमें चारों ऑप्शंस पढ़ना है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी का अनुभव का भाग बनाना है। तीसरा, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ये भी सही बात है, समस्या समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, इसमें भी कोई गलत नहीं। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही बात है। ये सारे उद्देश्य हैं। और क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है। इसी वजह से ये ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि जोड़ सिखा रहा है, ये वो बता रहा है कि कैसे जोड़ना है, तो कौन सी युक्ति अपनाएगा। पहला, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग न कराया जाए, यानी कि शाब्दिक प्रश्न ही ना कराया जाए, केवल अंक उनको बता दिया जाए। तो मैंने हमेशा कहा है कि जो सीटेट में कोई ऑप्शन आपको एक तरफ ले जाता है, एक सर्टेन तरफ ले जाता है, सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा गलत होता है। ठीक है, ये चीज़ ट्रिक आप याद रख लीजिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। अब यहाँ भी वही चीज़ है, केवल एक तरफ तो ले ही जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप इसको प्रैक्टिकल दृष्टि से देखें तो आप बच्चों को शाब्दिक प्रश्नों का अभ्यास ना कराएं, सीधे उनका मूल्यांकन कर लें शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा, कैसे बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक, अगला बात कर लेते हैं, योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात सही है। आप ऐसे कहें बच्चों से कि 5 में 7 जोड़ो, नहीं बता पाएंगे जनरली, और आप उनसे ये कहें कि तुम्हारे 5 में 2 जोड़ो, मान लीजिए 7 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात बता दे रहा हूँ, 5 में 2 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, वो नहीं बता पाएंगे जनरली। आप उनसे ये कहो कि ऐसा करो, 5 उंगली बाहर निकाल लो और 2 उंगलियाँ और निकाल लो, अब बताओ टोटल कितनी उंगलियाँ हो गई। वो आसानी से उनको समझ पाएगा, वो अपने जीवन से संबंधित कर पाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सही होता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, शाब्दिक
प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, यानी कि अध्याय के अंत में ही कराओ। तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में ही कराओ तभी बच्चे उन प्रश्नों को सीख पाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है और इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाता है कि योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है, ये कथन दिया हुआ है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन पूछ रहा है गलत है, तो गलत तो नहीं है। देखिए गणित में ही नहीं सभी सब्जेक्टों में त्रुटियां जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो गलत है तो खत्म हो गया। अब सही है तो क्यों सही है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। सही सी वाला ऑप्शन देखिएगा, सही क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। ये ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन नंबर डी पढ़ना पड़ेगा। सही क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो फीडबैक और प्राप्तांक से कोई मतलब नहीं। देखिए हमेशा जो है सीटेट ने इस बात पे बल दिया है, सीबीएसई ने इस बात पे बल दिया है कि बच्चों को प्राप्तांक के पीछे नहीं, उनका मूल्यांकन जो है एक तरह से उनके प्रक्रियाओं के बेसिस पे होना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाता है। क्यों कि ये कथन सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना कर रहे हैं, यानी करते हैं कि उसने गणित की अवधारणा को किस प्रकार समझा। अगर वो गलती भी किया तो क्या सोच के वो गलती कर रहा है, इस चीज़ का आपको बोध होता है उस क्वेश्चन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जा सकता। अब कोई बच्चा है गणित से भयभीत हो रहा है, असफल हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके पीछे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कक्ष के अनुभव, तो ये तो सही है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं माना जा सकता। हो सकता है उसका कक्ष में कोई अनुभव खराब रहा हो, इस वजह से वो गणित से भयभीत है, तो ये तो ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर प्रतीकात्मक संकेत। अब यहाँ पे गणित में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवाइड मल्टीप्लाई। आप बोलते हैं और लिखते कुछ और हैं। ठीक है, आपने बोला 2 + 2, तो आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं 2 प्लस आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं 2 + 2, आप तो उसे प्रतीकात्मक संकेत में लिखते हैं। इस वजह से भी बच्चे कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं गणित से, ये भाषा ही नहीं हमको समझ में आ रही है। उसके बाद गणित की संरचना, तो गणित की संरचना में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अगला लैंगिक भेद। अब मैंने हमेशा कहा है कि जहाँ भी लिंग विंग की बात आ जाए, जहाँ भी लड़का लड़की की बात आ जाए, जहाँ भी इस तरह की बात आ जाए कि लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती हैं, लड़के गणित में कमज़ोर होते हैं, लड़के गणित में तेज़ होते हैं, लड़कियाँ गणित में तेज़ होती हैं, या फिर लड़कियाँ जो है सामाजिक खेल नहीं खेल सकती, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़के वो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आँख मूंद करके जहाँ भी लिंग की बात आ जाए तो आपको लैंगिक भेद ही लगा देना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है और यही ऑप्शन सही माना भी गया। हालांकि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन सी भी लगाया था कि गणित की संरचना ऐसी है, लेकिन संरचना को नहीं माना जा सकता, नहीं पूछा गया यहाँ पे, इस वजह से लैंगिक भेद ही सही हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम करा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद।